हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हमने प्रपोजिशन की सीरीज स्टार्ट करी है और इसी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड प्रपोजिशंस के बारे में। तो दोस्तों, इनमें फिक्स्ड प्रपोजिशन में क्या होता है कि जैसे ही आपको कोई वर्ड दिखा, जैसे फाउंड वर्ड दिखा या आपको वेट वर्ड दिखा, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपको याद कर लेना है कि इन सभी वर्ड्स के साथ में ये सभी प्रपोजिशन लगेंगे और जो भी आपको वर्ड दिखता है उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रपोजिशन लगा दीजिए। बेसिकली इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको याद करना है। और कुछ थोड़े से ही रूल्स हैं जिन्हें याद करके आप कह सकते हैं कि प्रपोजिशंस आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और प्रपोजिशन से रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो एक फिक्स प्रपोजिशन हम देखते हैं, वेट। वेट का क्या मतलब? इंतजार करना। जैसे कि राम इज वेटिंग डैश हिज रिजल्ट। राम क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है अपने रिजल्ट का। तो दोस्तों, वेट के साथ फिक्स प्रपोर्शन आता है फॉर का। राम इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट। क्या समझा हमने कि वेट जहां भी वर्ड दिखाई दे वहीं, यानी कि इंतजार करना, हमें जहां भी वर्ड दिखाई दे उसके साथ में हमें फॉर प्रपोजिशन लगा देना है। जैसे हमने इधर वेट देखा और बिना सोचे कुछ भी कि आगे क्या लिख रहा है, किसी इंसान का वेट कर रहा है, रिजल्ट का वेट कर रहा है या किसी और चीज का वेट कर रहा है राम, हमने सीधा फॉर फॉर लगा दिया। इसी तरह दोस्तों, गुड और बैड की बात करेंगे हम। जहां भी हमें गुड या बैड वर्ड नजर आ जाए वहां पे प्रपोजिशन लग जाएगा एट। ही इज गुड डैश प्लेइंग गिटार। वह अच्छा है गिटार बजाने में। अब यहाँ हमें क्या प्रपोजिशन लगाना है? गुड हमें दिख गया, प्रपोजिशन सीधा एट लग जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गुड और बैड दोनों ही वर्ड्स के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट आएगा हमेशा ही। अब अगले प्रपोजिशन की बात करते हैं हम। फॉन्ड और साथ में फाउंडनेस। वह चाहता है, उसे चाहत है। चाहता है यानी कि फॉन्ड, उसे चाहत है यानी कि फॉन्डनेस। फॉन्ड के साथ दोस्तों फिक्स प्रपोजिशन हमारा आ जाएगा ऑफ। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और फॉन्डनेस फॉर होता है, के लिए, उसे चाहत है किसी भी चीज के लिए। फॉर, ही इज फॉन्ड डैश मैंगोज। ही हैज फॉन्डनेस डैश मैंगोज। तो आप देखिए, बात दोनों का एक है कि उसे जो है मैंगो पसंद है। एक दोस्तों यहाँ पर फाउंड नहीं, फॉन्डनेस। तो बात यहाँ पर वही है कि उसे पसंद है, चाहे हम कैसे कह लें कि उससे चाहत है या वो चाहता है। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि फॉन्ड के साथ में ऑफ आएगा और फॉन्डनेस के साथ में फॉर आएगा। चाहे उसे किसी भी चीज की चाहो, तो मैंगो, एप्पल या किसी इंसान के प्रति या कुछ भी उसे चाहो, तो हमें बस ध्यान इतना रखना है, फॉन्डनेस के साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर आएगा और फॉन्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आएगा। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रपोजिशन। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है जेलस, ईर्ष्या होना। तो दोस्तों, जेलस के साथ फिक्स प्रपोजिशन आएगा ऑफ का। उसे ईर्ष्या है उससे, यानी कि ऑफ यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि
ही इज जेलस ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से जलता है वह। तो हमने कुछ नहीं देखा किस चीज से जेलसी हो रही है, उसको हमने सीधा जेलस वर्ड देखते ही ऑफ लगा देना है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं दोस्तों कि हमें सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है, सेंटेंस जरूर पढ़ें, देखें कि जेलस जिस मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं उसी मीनिंग के लिए आ रहा है या कुछ और ही मीनिंग है। पर हमने रियलाइज कर लिया है कि जेलस मतलब यहाँ भी जलना ही है, ईर्ष्या ही है, तो हमने ऑफ लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जेलस के साथ फिक्स प्रपोजिशन हो गया ऑफ। अब अगला प्रपोजिशन हम देखते हैं, क्रूअल, काइंड। इन दोनों के साथ ही एक ही प्रपोजिशन लगेगा। क्रूअल मतलब किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करना किसी से, और काइंड मतलब एकदम अपोजिट, किसी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना। दोनों के साथ ही दोस्तों फिक्स प्रपोजिशन क्या लगता है, टू। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं आपको बता दूं, जो मैं एफ पी लिख रहा हूँ इसका मतलब फिक्स प्रपोजिशन है, अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जहां भी एफ पी लिखूं मतलब कि फिक्स प्रपोजिशन है, यानी कि इन वर्ड्स को देखते ही हमें वो प्रपोजिशन लगा देना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। द मैन इज, वह आदमी बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, डैश हिज सर्वेंट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी शुड बी काइंड डैश एनिमल्स। पहले में क्या बोला गया दोस्तों कि वो आदमी जो है बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, बहुत ही बुरा व्यवहार करता है अपने सर्वेंट्स के प्रति। तो दोस्तों इधर जो टू टू है ये प्रति शो कर रहा है कि उसके प्रति, तो यहाँ हमने लगा दिया क्रूअल टू। इसी तरह हमें जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो इधर भी काइंड टू। इसी तरह से दोस्तों हम फिक्स प्रपोजिशन एक एक करके पढ़ते रहेंगे, और बस आप हमारी क्लास में समझिए क्या क्या फिक्स प्रपोजिशन हम पढ़ा रहे हैं, यही आपको एग्जाम्पल्स के साथ याद होता जाएगा। और आप देखेंगे कि जब हमारी प्रपोजिशन क्लासेस खत्म होंगी तो लगभग ज़्यादातर प्रपोजिशन तो आपको ऐसे ही याद हो गई होंगी, और थोड़ा बहुत आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा प्रपोजिशन का चैप्टर बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना अगला प्रपोजिशन। दोस्तों अगला प्रपोजिशन क्या है, अटेंशन के बारे में। किसी को ध्यान देना, उसे कहते हैं हम अटेंशन। जैसे कि मान लीजिए टीचर कहती हैं क्लास में, पे अटेंशन टू द क्लास, पे अटेंशन ऑन बोर्ड, या फिर ऑन बोर्ड तो खैर गलत हो जाएगा, पे अटेंशन टू द क्लास। अच्छा, बोर्ड की भी बात करें हम, पे अटेंशन आपने बहुत बार सुना होगा पे अटेंशन ऑन बोर्ड होता है, पर दोस्तों गलत है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अटेंशन के साथ हमेशा टू लगाएंगे, पे अटेंशन टू द बोर्ड। अटेंशन के साथ क्या काम है, फिक्स प्रपोजिशन टू लगाना है। अच्छा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कुछ, उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। ही जम्प्ड डैश द रिवर, ही स्वैम डैश द रिवर। एक में बात कर रहे हैं कि कि वह नदी में कूद गया, दूसरे में हम बात कर रहे हैं कि उसने नदी पार कर ली, यानी कि एक छोर से लेके दूसरे छोर तक पहुंच गया नदी के। तो दोनों में ही क्या क्या प्रपोजिशन आएंगे, याद कीजिए दोस्तों। जब हमने उधर पढ़ा था कि जैसे हमने एक कप की प्याली बनाई थी, उसके अंदर पानी या तो रुका हुआ था या हम ऊपर से पोर कर रहे थे। तो जब हम पोर कर रहे थे दोस्तों तो हमने कहा था इनटू आएगा। इधर दोस्तों स्वयं में आप याद कीजिए, हमने एक ब्रिज बनाया था नदी के दोनों तरफ, और वो कहा था कि ये ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह तक कवर कर रहा है, इसलिए हमने अक्रॉस का यूज किया है। इसी तरह हम इधर भी अक्रॉस का यूज करेंगे, यानी कि वह व्यक्ति
एक छोर से लेके दूसरे छोर तक पूरा ही नदी को नाप दिया है, पूरी नदी उसने जो है क्रॉस कर ली है। तो अब आइए वापस हम अपने फिक्स प्रपोजिशंस पे आ जाते हैं। ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन था, ध्यान रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सबसे ये सॉल्व हो गया होगा। तो अगला दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जिसमें कुछ रिवीजन होगा और कुछ नया भी होगा। He is dash the room. He came dash the room. Went dash the room. He, ये दोस्तों ध्यान देना है, he entered dash the room. अब हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि कोई बंदा अगर किसी कमरे में है, या हमने पढ़ा था कि किसी कंटेन्ड जगह पर है और वो एक तरह से उसकी बाउंड्री ही हो गई है वो, तो दोस्तों इन आ जाएगा। पर अगर कोई मोशन में, जैसे वो कप का एग्जांपल आपको याद होगा कि उसमें जब कोई अंदर कंटेन हो रहा था तो इन आ रहा था, पर जब कोई हम ऊपर से डाल रहे थे तो इनटू आ रहा था। ही केम इनटू द रूम, ही वेंट इनटू द रूम, जबकि ही इज इन द रूम। अच्छा एंटर, अब एंटर में भी कोई आ ही रहा है रूम में तो इनटू आना चाहिए। पर दोस्तों ये एक फिक्स प्रपोजिशन है। क्या है कि एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है, यानी कि एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है, नो प्रपोजिशन। ठीक दोस्तों, अब ऐसा ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप चोर के पीछे पीछे भाग रहे हैं और चोर जो है छिप गया है किसी पेड़ के पीछे। दोनों टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने बोला आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, फिर मैंने बोला चोर पेड़ के पीछे छिप गया है। तो क्या दोनों पीछे का मतलब एक ही है? नहीं दोस्तों, एक में एक आगे 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 आप पीछे पीछे पीछे, वो आगे 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 आप पीछे 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 भाग रहे हैं। दूसरे में एक स्टिल ऑब्जेक्ट कोई रखा है और चोर जाके उसके पीछे छिप गया है। ठीक दोस्तों, तो ये जो भागा दौड़ी वाला आफ्टर, ये जो भागा दौड़ी वाला पीछे पीछे है, इसमें दोस्तों आता है आफ्टर। प्रेपोजिशन हमारा आफ्टर यूज किया जाएगा। पर ये जो पीछे छिप जाने वाला पीछे है, यानी कि एक ही बार पीछे, इसके बाद दोस्तों इसके में लगता है दोस्तों बिहाइंड। अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। थीफ hid behind the tree। इसी तरह I was running after the thief। मैं चोर के पीछे पीछे भाग रहा था और चोर जाके पेड़ के पीछे छिप गया। तो हमने क्या समझा, दो हमारे फिक्स प्रपोजिशन है, आफ्टर अगर पीछा करना है और पीछे छिप ही गया है तो बिहाइंड। अब ये हो गया हमारा प्रपोजिशन दोस्तों। इसके बाद कोरल के बारे में समझते हैं। कोरल का क्या मतलब होता है दोस्तों? सबसे पहले तो यही समझते हैं। कोरल मतलब लड़ाई करना, झगड़ा करना, किसी से फाइट करना, कह सकते हैं वर्बल फाइट करना मोस्टली। नॉट डेट के आप जो हाथापाई करते हैं, मोस्टली क्वेरल का मतलब फाइट करना। अब क्वेरल के केस में क्या होता है, दो बातों से क्वेरल होती है जनरली, या तो किसी इंसान से क्वेरल होती है या किसी बात के ऊपर क्वेरल होती है, किसी मैटर के ऊपर क्वेरल होता है। तो जो हमारा झगड़ा है, या तो अगर वो किसी इंसान के साथ हो रहा है तो दोस्तों विद आ जाएगा। पर अगर वो कोई सेंटेंस में बता रहा है कि इंसान के साथ है, यानी होगा तो ऑब्वियसली झगड़ा इंसान के साथ ही, पर सेंटेंस कह रहा है कि किसी मैटर के ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो ये जो मैटर के ऊपर झगड़ा होना होता है दोस्तों, इस केस में प्रपोजिशन लग जाता है ओवर। ये भी फिक्स प्रपोजिशन है दोस्तों, बिल्कुल मैंने एक आधा ही वर्ड देखते ही आपको कुछ नहीं सोचना, प्रपोजिशन लगा देना है। पर ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें प्रपोजिशन दो अलग अलग केसेस में अलग अलग लगते हैं।
कहेंगे हम इन्हें भी फिक्स प्रपोजिशन, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा प्रपोजिशन नहीं लगेगा कोरल के साथ। पर्सन के साथ कोरल हो रहा है तो विद, और किसी मैटर के ऊपर कोरल हो रहा है तो ओवर। बस इतना हमें ध्यान रखना है इस बात का। जैसे कि हस्बैंड कोरल्स अ लॉट डैश हिज वाइफ, दे quarreled they quarrels on sorry they quarrels over प्रॉपर्टी। यहाँ आ जाएगा विद, यानी कि जब हमने बोला कि वाइफ के साथ झगड़ा कर रहा है तो पर्सन के साथ झगड़ा कर रहा है इसलिए विद, पर हमने बोला कि किसी मैटर के ऊपर झगड़ा हो रहा है तो ओवर। यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिएगा, हमें नहीं पता किसके साथ झगड़ा हो रहा है, पर्सन गायब है सेकंड सेंटेंस में, सिर्फ हमें मैटर पता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई झगड़ा हो रहा है, इसीलिए हमने ओवर लगा दिया। और पहले सेंटेंस में हमें मैटर का कोई ज्ञान नहीं है, हमें वो खाली पर्सन का ज्ञान है, इसलिए हमने यहाँ पर विद लगा दिया। अब इसी तरह एक और देखते हैं प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन रिमाइंड। फिक्स प्रपोजिशन यहाँ पर लगेगा ऑफ का। रिमाइंड मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को याद दिलाना। को याद दिलाने का जो हमारा प्रपोजिशन है, को किसी को याद दिलाना, तो जो ये को आ रहा है हिंदी में, इसी की जगह हमने ऑफ लिख दिया है। जैसे कि he reminds me of my father, वह मुझे मेरे पिता की याद दिला देता है। तो इधर ऑब्जर्व करने की बात क्या है कि हमने रिमाइंड्स के बाद इमीडिएटली ऑफ नहीं लगा दिया है, हमने रिमाइंड के बाद नाउन आया उसके बाद ऑफ लगाया है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि फिक्स प्रपोजिशन में जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जिस वर्ड के साथ प्रपोजिशन लगाए, जिस वर्ड की वजह से प्रपोजिशन लगाया जा रहा है उसी के साथ लग जाए। हो सकता है बीच में नाउन्स या कुछ और वर्ड्स भी आ सकते हैं। मेन बात यह है कि रिमाइंड जिस सेंटेंस में हो उस सेंटेंस में ऑफ का यूज करेंगे, हम किसी और प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, सबसे पहले ऑफ का ही यूज होगा। अब आगे कुछ और देखते हैं दोस्तों प्रपोजिशन। अब दोस्तों इनवाइट और वेलकम, दो प्रपोजिशन, दो हमारे सामने वर्ड्स हैं जिनके लिए एक ही फिक्स प्रपोजिशन का इस्तेमाल होना है। दोनों का ही मतलब एक ही है, किसी को न्योता देना, किसी का स्वागत करना, दोनों के लिए ही प्रपोजिशन यूज होगा टू। आई एम ग्लैड टू वेलकम यू टू माई टू टी पार्टी एट माई होम। I invite you to the auspicious occasion of marriage. क्या बोला हमने कि मैं बहुत ही खुशी से तुम्हारा स्वागत करता हूँ टी पार्टी पे मेरे घर में। अच्छा, दो बातें इधर देखनी है दोस्तों, एक तो टू हमारा ये है ही फिक्स प्रपोजिशन, इधर आप नोटिस कीजिएगा हम लोकेशन की बात कर रहे हैं इसीलिए एट लगाया गया है। हमने पढ़ा था पहले एट और इन कब कब आता है लोकेशन के टाइम पे, जब फिक्स लोकेशन हो तो एट, और एक बाउंड्री, एक बड़ी सी बाउंड्री में कोई एरिया हो तो इन। अब इधर अगेन आई इनवाइट यू टू दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज। टू क्यों आया, क्योंकि इनवाइट वर्ड यूज किया गया है, फिक्स प्रपोजिशन है टू। तो ये दोस्तों हो गया हमारे दोनों प्रपोजिशन। अब हम देखेंगे लुक के बारे में। लुक दोस्तों सिर्फ लुक कह देना ही काफी नहीं है, इसके साथ जो प्रपोजिशन लगेगा वो ही इसका मीनिंग बदल देगा। कैसे देखते हैं, लुक एट, लुक इनटू,
लुक फॉर। लुक इनटू का क्या मतलब हो गया दोस्तों? छानबीन करना। और लुक फॉर किसी को ढूंढना, कोई खो गया है उसे ढूंढते हैं तो क्या कहते हैं? लुक फॉर। और लुक एट देखना। सिर्फ लुक एट का मतलब ही है देखना। लुक का मतलब ठीक बात है देखना होता है, बट जब लुक का मतलब देखना हम यूज करेंगे तो साथ में एट लगाएंगे, जबकि जब ढूंढने की बात करेंगे तो हम इनटू लगाएंगे। और जब छानबीन की बात करेंगे तो। और लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, यानी कोई खो जाए तो ढूंढ रहे हैं तो लुक फॉर, कहीं चोरी हो जाए छानबीन कर रहे हैं तो लुक इनटू। और एक और आता है साथ में आफ्टर। देखभाल करना, किसी छोटे बच्चे की देखभाल करना। अब एक एक करके हम देखते हैं। अगेन लुक एट देखना, लुक इनटू छानबीन करना, लुक फॉर ढूंढना, तलाशना, लुक आफ्टर देखभाल करना। तो ये चार हमने मतलब समझे। चारों का सेंटेंस भी देखते हैं दोस्तों। डोंट लुक एट मी लाइक दिस, इस तरह से मुझे मत देखो। हिज अंकल लुक्स आफ्टर हिम, उसके अंकल उसकी देखभाल करते हैं। लुक फॉर, पुलिस इज लुकिंग, लुक इनटू, पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ थेफ्ट। पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ थेफ्ट। अब क्या बचा दोस्तों हमारा? एट भी हो गया, आफ्टर भी हो गया, इनटू भी हो गया, फॉर का बचा है। फॉर का तलाशना, यानी कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, जो बच्चा खो गया है उसकी तलाश कर रहा है हर कोई। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। अंतर बहुत बारीक है दोस्तों ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में। एक में कहा गया है छानबीन करना और दूसरे में कहा गया है ढूंढना। ये आप ध्यान रखें कि जब किसी मैटर, किसी केस के बारे में जांच होती है तो छानबीन होती है। कोई खो जाए तो उसे, या कोई सामान खो जाए तो उसे ढूंढा जाता है, उसकी छानबीन नहीं होती। कोई चीज ढूंढ, जब हम किसी को ढूंढ रहे होते हैं तो वो छानबीन नहीं होती है। तो ये चारों हमने समझ लिए। लुक के यूजेस कैसे, हमने देखा कि प्रपोजिशन के इस्तेमाल से ही लुक वर्ड के मीनिंग्स कितना बदल जाते हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं टाइम के बारे में। टाइम के बारे में दोस्तों हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। एक और नई चीज हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था कि टाइम की एक होती है ड्यूरेशन, कि भाई महीना, 2 महीना, 10 महीना। फिर हमने पढ़ा कि भाई एग्जैक्ट टाइम की बात करो, 9 बजे इस दिन या इस साल में, ये जो भी है। साथ में फिर हमने पढ़ा कि एंड ऑफ टाइम की बात करें, कि इस महीने के अंत तक मुझे मेरे पैसे लौटा देना। अब हम एक और टाइम की बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ टाइम, यानी कि वक्त का खत्म होना। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि पैसे के महीने के अंत तक मुझे पैसा लौटा देना, और ये भी नहीं है कि पूरे तुम जो है टाइम ले लो, 1 महीने तक आराम से काम करते रहो। मैं जब स्ट्रिक्टली कह दूं कि इस महीने के अंत तक मुझे काम खत्म चाहिए ही चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लिमिट ऑफ टाइम। मैंने लिमिट लगा दी है कि मुझे नहीं पता कैसे करोगे, बस मुझे इस महीने के अंत तक काम चाहिए। तो इस केस में दोस्तों विद इन का यूज होता है। फिनिश दिस वर्क विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर ये काम खत्म कर दो, ये कह रहे हैं इस लिमिट ऑफ टाइम में हम। अब इसी तरह दोस्तों एक और प्रपोजिशन देखते हैं, अफ्रेड। और दोस्तों अफ्रेड का क्या मतलब होता है? डरना।
अच्छा, डरने का एक और मीनिंग क्या होता है? स्केयर्ड। अफ्रेड हो या स्केयर्ड हो, दोनों में ही फिक्स प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ऑफ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ही इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, he is scared of dogs। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं जो है वह जो है कुत्तों से डरता है। दोनों ही केसेस में से का जो हमने बोला वो रिप्लेस कर रहा है ऑफ इंग्लिश में। अब देखते हैं और कुछ प्रपोजिशंस। अब दोस्तों 3 सेंटेंस हम लिखेंगे, इस पे एकदम ध्यान हमें देना है। आगरा इज नोन डैश द ताजमहल। आई नो डैश हर, शी इज नोन डैश मी। तीनों सेंटेंसेस में दोस्तों नो का यूज तो हुआ है, पर अलग अलग तरह से हुआ है। जैसे कि जो पहला है, आगरा इज नोन डैश द ताजमहल, ये कोई जानने की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रसिद्धि की। आगरा प्रसिद्ध है ताजमहल की वजह से। दूसरे में बात कर रहा है आई नो हर, सिंपली कह रहा है कि मैं उसे जानता हूं। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव पैसिव वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हम बता देते हैं कि जब हम सीधा सीधा कोई बात कह देते हैं तो एक्टिव वॉइस, पर अब जब हम उसमें उसको घुमाकर हम कहें, यानी कि सब्जेक्ट जो और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज कर लें अपनी पोजीशंस, तो पैसिव वॉइस। अभी आप एक्टिव और पैसिव में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि इसके बारे में पूरा ही टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए बस अभी इतना समझ लें कि जब भी नो एक्टिव वॉइस में आएगा तो कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। जब भी नो के साथ नो पैसिव वॉइस में आएगा और इसका मतलब जानना होगा, तो टू का यूज होगा। पर जब प्रसिद्धि की बात की जाएगी दोस्तों, तो फॉर का यूज होगा। जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो सब्जेक्ट पहले आया है, एक बार आप ये बात लिख लें, कहीं काम आपके आ जाए कोई क्वेश्चन करने में तो। जबकि जो पैसिव वॉइस है इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। सब्जेक्ट जो करता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों बाद में, फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, पर फिर भी हमें इतनी जानकारी तो ले हो ही जानी चाहिए अभी तक। अब अगला अगर हम देखें दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखना है, थोड़ा साइंस इसमें इन्वॉल्व है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ में कन्वर्ट की जा रही है और वो अपनी एक्चुअल फॉर्म छोड़ दे, तो प्रपोजिशन अलग लगता है, और अगर वो अपनी एक्चुअल फॉर्म बरकरार रख रहा है तो प्रपोजिशन अलग लगता है। जैसे कि टेबल इज मेड डैश वुड, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। वुड लकड़ी जो होती है दोस्तों, टेबल बनने के बाद भी रहती तो लकड़ी है, लकड़ी का कोई स्टील तो बन नहीं जाता है। पर जबकि जो दूध है, एक बार वो दही में कन्वर्ट हो गया तो क्या वो दूध रहा? वो दूध नहीं रहा, हम उसे सिर्फ दही कह सकते हैं, दूध नहीं कह पाएंगे। इसी तरह आयरन सॉरी स्टील इज मेड डैश आयरन। अगेन दोस्तों, जब आयरन को बाकी मेटल्स वगैरह पिघला के उसमें डाला जाता है तो स्टील बनता है। जो स्टील है और आयरन है, उनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग होती हैं, उनके यूजेस अलग अलग होते हैं। इसीलिए अगेन यहाँ पर इसने फॉर्म चेंज कर दी है। दोनों ही केसेस में फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। जबकि जो पहला केस है उसमें फॉर्म वही बरकरार है। तो जब भी फॉर्म हमारी अगर सेम रहती है, चेंज नहीं होता, तो ऑफ का यूज होता है। पर जैसे ही फॉर्म चेंज हो जाती है तो फ्रॉम का यूज होगा। फॉर्म अगर चेंज हो गई तो फ्रॉम,
और अगर बरकरार रहती है फॉर्म तो ऑफ। अच्छा, दोबारा से हम टाइम पे ही आ जाते हैं फिर से। टाइम मान लीजिए किसी को वक्त दिया जा रहा है, मैं वक्त दे रहा हूं कि तुम मुझसे 4 बजे से 6 बजे के बीच में मिलने आ सकते हो, या मैं कहता हूं कि तुम मुझे 4 से 6 तक मिल लो। यू कैन मीट डैश मी, सॉरी, यू कैन मीट मी डैश 4 o'clock and 7 o'clock. I am available from 4 a.m. to 6 p.m. तो क्या बोल रहे हैं हम कि पहले में तो जब हमने एंड लगा दिया टाइम के बीच में, टाइम हमने दोनों में सेम ही दिया है। मान लेते हैं कि चलिए 4 से 6 ही हम इधर कर देते हैं, 4 से 6 ही उधर है, क्लॉक ओ क्लॉक हो या AM PM हो जो भी है। तो जब हमने सेम टाइम में एंड लगा दिया उन दो टाइम के लिमिट्स के बीच में, तो हमें बिटवीन लगाना है पहले, दोनों टाइम के लिमिट से पहले। पर अगर हमने दोनों टाइम लिमिट्स के बीच में 2 लगा दिया तो पहले टाइम लिमिट से पहले फ्रॉम लगाना है, यानी कि बिटवीन तो आता है दोस्तों एंड के साथ में, और फ्रॉम आ रहा है टू के साथ में। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी एंड आए तो बिटवीन आएगा, फ्रॉम नहीं आ सकता, और अगर टू आ गया तो फ्रॉम आएगा, बिटवीन नहीं आ सकता। तो ये दोनों प्रपोजिशन भी हमें ध्यान रखने हैं साथ में। अच्छा, एक और बात करते हैं। पहले हमने बात करी थी दोस्तों इनवाइट और वेलकम की। अब उनके जैसा ही वर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्ग्रेचुलेट, किसी को बधाई देना। खुशी का ही मौका है ये भी, वो भी खुशी के ही मौके थे, पर दोनों को, तीनों को हमें कंफ्यूज नहीं होना है आपस में बिल्कुल भी। इनवाइट और वेलकम अलग है, कॉन्ग्रेचुलेट का फिक्स प्रपोजिशन अलग है। कॉन्ग्रेचुलेट का फिक्स प्रपोजिशन है ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन, ऑन हमने इधर यूज किया दोस्तों, योर मैरिज। उधर तो इनविटेशन ही दिया जा रहा था, वेलकम किया जा रहा था, इधर मैरिज हो चुकी है या मैरिज हो रही है, तो ये बंदा उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने गया है, उसको बधाई देने गया है। उधर बधाई नहीं, उधर न्योता दिया जा रहा था, इधर बधाई दी जा रही है। उधर टू लगाया जा रहा था, इधर ऑन लगाया जा रहा है। अब कुछ और प्रपोजिशन देखते हैं दोस्तों। अब जो प्रपोजिशन है दोस्तों, कंप्लेन की बात कर रहा है, शिकायत की। शिकायत किसी से की जाती है तो टू, शिकायत किसी के खिलाफ की जाती है तो अगेंस्ट, शिकायत किसी बारे में की जाती है तो अबाउट, किसी से, किसी के खिलाफ, किसी के, हाँ, किसी के खिलाफ, किसी के बारे में, किसी मुद्दे पे, ज्यादा कहना सही होगा। जब मुद्दे की बात की जाए तो अबाउट, जब किसी व्यक्ति से कंप्लेंट कर रहे हैं हम तो टू, किसी के खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है किसी व्यक्ति के खिलाफ तो अगेंस्ट। जैसे कि टीचर, द टीचर कंप्लेन डैश हिज पेरेंट्स अबाउट, या टू या अगेंस्ट, अब पेरेंट्स डैश हिम अगेन डैश हिज मिसबिहेवियर। तीन जगह हमने कंप्लेन का यूज किया है, लिखा एक ही जगह है पर कहना हम तीन जगह चाह रहे हैं, और तीनों जगह ही दोस्तों हमें देखना है कि टू आएगा, अबाउट आएगा या फिर अगेंस्ट आएगा। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। जो टीचर कंप्लेन्स हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स को कंप्लेंट की है, पेरेंट्स से कंप्लेंट कर रहे हैं हम, तो
जिससे कंप्लेंट करते हैं उससे टू आता है, कंप्लेंट टू हिज पेरेंट्स। फिर हिम, यानी कि उसके खिलाफ, उस बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट करी है। जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट करते हैं उधर अगेंस्ट आता है, तो इधर हम लिख देते हैं अगेंस्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, डैश हिज मिस बिहेवियर, उसके बुरे व्यवहार के, उसके गलत व्यवहार के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। यानी कि जिस मुद्दे के बारे में हम कंप्लेंट करें उस मुद्दे के बारे में कंप्लेंट करने पे अबाउट आ जाता है। तो कंप्लेन टू, अगेंस्ट, अबाउट, तीनों हमने एक ही सेंटेंस में पढ़ लिया है दोस्तों, इसको नोट कर लें। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। एग्री, एसेंट, दोनों का ही मतलब दोस्तों होता है किसी से हाँ में हाँ मिलाना, किसी की बात से इत्तेफाक रखना। एग्री टू, एसेंट टू, या फिर एग्री विद। जब किसी व्यक्ति से के साथ हम इत्तेफाक रखते हैं, यानी कि उस व्यक्ति से हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो पर्सन के साथ हम विद लगा देते हैं, उस व्यक्ति के साथ विद लगता है। पर जब किसी मैटर के ऊपर हम इत्तेफाक रख रहे हैं कि भाई जो भी ये मुद्दा है ये सही मुद्दा है, तो उस मुद्दे के बारे में हम टू लगाते हैं, मैटर। अब हम दोस्तों बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारियों की बात हमने पहले भी करी थी डेथ में। कहा था कि जब डिजीज की वजह से डेथ हो तो ऑफ आता है, और एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो तो इन आ रहा था। अब हम दो वर्ड्स की बात हम मेजरली करेंगे, द सफर और बिकॉज। गीता सफर्स बिकॉज डैश अस्थमा। श्याम इज सफरिंग डैश फीवर। एक में दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा सफर और बिकॉज दोनों आया है, दूसरे में सिर्फ सफर आया है। दोस्तों जब सफर के साथ हम बिकॉज लगा देते हैं ना, तो उस सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। हम ये नहीं कह रहे कि वो जो है वो उसकी बीमारी पीड़ा है, हम कह रहे हैं कि उसकी बीमारी की वजह से उसे पीड़ा हो रही है। दूसरे में हमने कहा कि उसे जो क्या पीड़ा है, उसको फीवर की पीड़ा है, उसे फीवर की परेशानी है, फीवर हो रहा है उसको दूसरे में। जबकि पहले में हमने ये नहीं कहा कि उसके अस्थमा की परेशानी है, हमने कहा कि अस्थमा की वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। अब इन दोनों केसेस में ही जब हम सफ़र का यूज़ करेंगे, सिर्फ सफ़र आएगा तो फ्रॉम का फिक्स प्रपोजिशन यूज़ किया जाएगा। पर जब बिकॉज यूज आ जाता है साथ में सफ़र के, तो ऑफ का यूज किया जाएगा। ही सफर्स बिकॉज, गीता सफर्स बिकॉज ऑफ अस्थमा। श्याम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये हो गए हमारे डिजीज के दो प्रपोजिशन। इसमें बोला हमने कि सफर के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम आता है, पर जब सफर बिकॉज आ जाएगा तो फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आएगा, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा बिकॉज ऑफ। अब इसी तरह हम बात करते हैं एग्री और एसेंट की। ये एग्री और एसेंट, दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एसेंट का मतलब एग्री ही होता है, दोनों सिनोनिम्स ही हैं। दोनों का मतलब इत्तेफाक रखना किसी के साथ। तो जिस पर्सन के साथ हम इत्तेफाक रख रहे हैं उसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। जब हम किसी पर्सन के साथ इत्तेफाक रखते हैं तो उस पर्सन के साथ विद यूज करते हैं, और किसी मुद्दे पर इत्तेफाक रखते हैं हम तो उस मुद्दे के लिए टू का इस्तेमाल होगा। he agrees dash me, वह मुझसे सहमति रखता है, वह मेरे साथ सहमति रखता है। ऑन एवरी इशू। अब इसी तरह दोस्तों हम क्या बना सकते हैं कि आई एग्री टू द डिमांड्स ऑफ फार्मर। मैं किसानों की डिमांड से एग्री करता हूं, उनसे इस डिमांड से इत्तेफाक रखता हूं। दोस्तों देखने की बात है कि मैं किसानों से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं,
मैं किसानों की डिमांड से इत्तेफाक रख रहा हूँ। मैटर है ये मेरा कोई पर्सन, मैं किसानों से मैं इत्तेफाक नहीं, मैं इस पूरे डिमांड ऑफ मैटर फार्मर्स से इत्तेफाक रख रहा हूँ। इसीलिए हमने यहाँ मैटर, क्योंकि ये मैटर है तो टू लगाया, अदरवाइज जब हमने पर्सन की बात करी थी तो विद लगाया था हमने। अब इसी तरह दोस्तों आगे देखते हैं, एक हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था बाय और इन, यानी कि वो ट्रेवल का याद कीजिए दोस्तों, जब हमने कहा भी था कि प्रपोजिशन और आर्टिकल दोनों का ही इस्तेमाल इसमें हम कर रहे हैं। क्या कहा था हमने कि जब भी हम राइड करें, कोई ट्रेवल करें, राइड तो हम हटा देते हैं, जब हम कोई जर्नी कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, आ रहे हो, कहीं से जा रहे हो किसी वाहन के जरिए, वो वाहन हो सकता है हमारा कार, जीप, एरोप्लेन, शेप या कुछ भी वाहन हमारा हो, बस हो या कुछ भी हो, तो इन दोनों के बीच में दो केसेस दोस्तों बन रहे थे। पहला तो हम बाय लगा सकते हैं, दूसरा इन लगा सकते हैं। अगर हमने तो लगा दिया बाय कि ही ट्रेवल्स बाय कार, तो दोस्तों कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं कर रहे थे, याद आपको आ रही होगी ये बात। और तो हमने लगा दिया कि, और क्या दिया, ही कम्स इन, सॉरी, यहाँ बाय के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, ही कम्स इन अ जीप, इन आते ही हम ए लगा देंगे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जब हमारे पास एक तरफ तो हो कि जर्नी कर रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, कम जा रहे हैं, आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा, दूसरी तरफ हमारे पास वो साधन गिवन हो, कार, शिप, जीप, बस वगैरह वगैरह, तो दो सिनेरियो बनते हैं। एक, हम दोनों के बीच में बाय लगा सकते हैं, दूसरा प्रपोजिशन हम दोनों के बीच में इन लगा सकते हैं। दोनों ही प्रपोजिशन सही हैं, बस कंडीशन ये है कि अगर हमने बाय लगा दिया तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जबकि अगर हमने इन लगा दिया तो आर्टिकल ए का यूज करना कंपलसरी बन जाता है, ए या एन जो भी उस हिसाब से हमारा साधन होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रपोजिशंस हम देखते हैं। अब दोस्तों वक्त की अगर हम बात करें, इट इज 10 minutes to 11 dash my watch dash वॉच। दोनों में क्या डिफरेंस है माई वॉच और वॉच में? जनरली दोस्तों जब हम माई वॉच की बात करते हैं तो हम रिस्ट वॉच की बात करते हैं, जो हाथों में पहनने वाली घड़ी होती है। और जब हमने सिंपली वॉच कह दिया तो शायद हम दीवार पे लगने वाले घंटे की बात कर रहे होंगे, या हमारे कंप्यूटर की वॉच की बात कर रहे हैं, मोबाइल की वॉच की बात कर रहे हैं। तो इधर हमें ध्यान देना है कि जब भी रिस्ट वॉच की बात होगी तो बाय प्रपोजिशन यूज होगा, पर कोई भी और वॉच की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन यूज होगा। जब भी हम अपने हाथ की घड़ी से टाइम बताएंगे तो बाय, और किसी भी और घड़ी से अगर हमने टाइम बता दिया तो इन का यूज होगा। तो इट इज 10 minutes to 11 बाय माई वॉच, क्योंकि मेरी रिस्ट वॉच की मैं बात कर रहा हूं मोस्ट प्रोबेबली। इन वॉच क्योंकि किसी भी घड़ी की बात कर रहा हूं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा मेरी घड़ी है या कुछ मेरे हाथ में बंधी हुई घड़ी है, किसी भी वॉच की बात कर रहा हूं तो इन वॉच। ठीक, ये हो गई हमारे फिर से एक टाइम की बात। अब एक और बात करते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, यानी कि वो एक अच्छे घर से, घराने से आता है, एक अच्छे खानदान से आता है। कम ऑफ, कम फ्रॉम भी होता है, वो कहीं से अगर चल के आ रहा है कोई व्यक्ति तो कम फ्रॉम। तो यही बात हम कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छे घर से आता है, यानी कि अच्छे घर से बिलोंग करता है, किसी अच्छे घराने से बिलोंग करता है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑफ यूज किया जाता है। पर कोई अगर व्यक्ति चलकर कहीं से आ रहा है तो कम फ्रॉम यूज किया जाएगा। जैसे कि ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, ऑफ यूज किया क्योंकि हमें एक नोबल फैमिली की बात कर रहे हैं। इसी तरह ही कम्स फ्रॉम, या फिर हम कह सकते हैं
आई एम कमिंग फ्रॉम हिज हाउस। आई एम कमिंग फ्रॉम हमने इधर लगाया क्योंकि हम चलकर कहीं से आ रहे हैं, फ्रॉम हिज हाउस। तो ये हमने समझ लिया कि कम कहा कि दो दो अलग क्या मतलब है। एक तो जब किसी भाई अच्छे घराने से बिलोंग करे तो ऑफ, कोई अगर फ्रॉम कब लगा रहे हैं, जब हम कहीं से चलकर कहीं से आ रहे हैं मतलब। अब बात करेंगे दोस्तों हम चलने की ही। अगर हम चलने की बात कर रहे हैं तो और बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भाई जंगल से कोई गुजर रहा है, तो जंगल से गुजरने के सीन में क्या होगा। जंगल से जब कोई गुजर रहा है तो उस केस में थ्रू लगाया जाएगा। जैसे कि आई हैड टू पास डैश फॉरेस्ट टू रीच हिज हाउस। मुझे जंगल से गुजरना पड़ा उसके घर तक पहुंचने के लिए। तो जब ऐसी स्थिति हो कि हम जंगल के बीच में से घने या फिर ऐसे किसी एक सड़कों में से कहीं एक गुजर रहे हैं बीच में से, तो उस केस में दोस्तों थ्रू आएगा। जब हम कहीं किसी रास्ते में से या किसी जंगल में से गुजर रहे हो बीच में से। और इसी तरह मान लेते हैं कि अब हम किसी में से गुजर नहीं रहे, किसी रास्ते में से हम बस साइड बाय साइड चल रहे हैं। एक रास्ते पे के किनारे पे हम चल रहे हैं, मान लीजिए नदी के किनारे पे चल रहे हैं। आई एम वॉकिंग साइड बाय साइड डैश द सी शोर। मैं जो समुद्र का किनारा है उसके साइड बाय साइड चल रहा हूं। तो जब भी हम ऐसे साइड बाय साइड के किनारे की बात करेंगे, किनारा वर्ड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम किनारे की बात करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, साइड बाय साइड में अलोंग का यूज किया जाएगा। जब भी हम किनारे की बात करेंगे तो अलोंग का यूज किया जाएगा, यानी कि हम किनारे किनारे चल रहे हैं। तो आई एम वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग दी सी शोर। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रपोजिशन था दोस्तों। बाकी प्रपोजिशन हम अगली क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी क्लास समझ में आ गई होगी अच्छे से। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।